मेरा नाम हिमांशु है और ये कहानी मेरी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं घोषपारा स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो रात के 1:30 बज रहे थे। सर्दी की रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। मेरा शरीर इस ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ट्रेन से उतरते समय मुझे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था कि क्यों मैंने जल्दी निकलने की बजाय देरी की। अगर मैं पहले निकला होता तो ट्रेन पकड़ ली होती तो शायद यह स्थिति नहीं होती। परंतु बिरान स्टेशन पर मैं अकेला खड़ा था और यह सच्चाई मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। घोषपारा स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन के टोटो स्टैंड पर एक भी टोटो नहीं था। मैंने चारों ओर देखा लेकिन वहां खड़े होने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि कोलकाता में जहां रात में इतने ऑटो और टोटो मिलते हैं और उसके कंपैरिजन में यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मेरे मन में चिंता होने लगी कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा। सड़क स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। यह विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था कि अगर मैंने ट्रेन पहले पकड़ी होती तो यह सब नहीं होता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि मैं पैदल चलकर सड़क तक पहुंचूं और वहां से कोई साधन ढूंढूं। लेकिन रात की ठंडी हवा और अंधेरा मेरे विचार को कठिन बना रहे थे। स्टेशन के बाहर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि यह जगह कितनी वीरान और सुनसान है। चारों तरफ खाली खेत और खलिहान थे। कोई दुकान या मकान नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे इस जगह पर जीवन का कोई अंश ही ना हो। मैंने पहले कभी इतना खालीपन और वीरानी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रात के समय इस सड़क पर लोमड़ियों का खतरा रहता था और यह विचार मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। मैंने चलते हुए सोचा कि अगर मैं सड़क तक पहुंचूं तो वहां से घर तक कैसे जाऊंगा, लेकिन वापस स्टेशन पर लौटना भी कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और चलना शुरू किया। ठंडी हवा ने मेरी हड्डियों को पकड़ लिया और हर कदम के साथ मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। करीब 20 मिनट तक जोर जोर से हिलते हुए मैं इस वीरान स्टेशन पर चलता रहा। रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला, सिर्फ खाली खेत, सूनी सड़क और अंधेरा। यह जगह इतनी डरावनी थी कि हर छोटे से छोटे आवाज की मुझे चौंका देती थी। मुझे एहसास हुआ कि इस अंधेरी रात में अगर मुझे किसी लोमड़ी या किसी अन्य जानवर ने देख लिया तो मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इन विचारों के साथ मैं और तेज से चलने लगा। कुछ देर बाद मुझे दूर एक हेडलाइट दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद कोई वाहन आ रहा है और इस विचार ने मुझे थोड़ी राहत दी। जैसे जैसे वह हेडलाइट करीब आई मैंने देखा कि यह एक टोटो था। यह देखकर मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई। मैंने टोटो के पास जाकर देखा कि यह सचमुच एक टोटो था और इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। यह देखकर मुझे और भी राहत मिली। जैसे ही मैं टोटो के पास पहुंचा मुझे पता चला कि टोटो वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पड़ोसी सनातन था। उसे देखकर मैं थोड़ा सुकून महसूस करने लगा। मैंने उसे देखा और चिल्लाकर कहा, घर जा रहे हो क्या? उसने मुझे देखा और कहा, हाँ मैं घर जा रहा हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। यह सुनकर मुझे और भी राहत मिली। मैंने बिना किसी संकोच के टोटो में बैठकर गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में सनातन ने मुझसे बात करना शुरू की। उसने मुझे बताया कि वह अभी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा है। उसकी बातों में एक तरह से बेचैनी थी और मैंने महसूस किया कि वह भी किसी बात को लेकर चिंतित है। मैंने पूछा, क्या बात है सनातन, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है मेरी पत्नी मालतिका, पिछले कुछ महीनों से मुझे उसका अजीब व्यवहार लग रहा है। यह सुनकर मैं बड़ा चौंक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ है मालतिका को? सनातन ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि मालतिका को भूत प्रेतों में बहुत रुचि थी। वह आधी रात को अकेले तालाब के किनारे चल जाती थी और वहां कुछ अजीब गतिविधियां करती थी। उसका यह अजीब व्यवहार धीरे धीरे और भी खतरनाक होता गया। सनातन ने बताया कि एक रात उसने मालतिका को आंगन में खून से लथपथ देखा। वह एक मुर्गी को चबा रही थी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
सनातन ने कहा कि उसके बाद मालतिका का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह हर रात 12 बजे खून पीने की इच्छा जाहिर करती थी। उसे अब पागल खाने में रखा गया है, जहां उसे कोठरी में बंद कर दिया गया है ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। सनातन की कहानी सुनकर मैं सन्न रह गया। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने महसूस किया कि सनातन और मालतिका दोनों के लिए यह कितना कठिन समय होगा। मैंने सोचा कि शायद इन सब का कोई समाधान है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। यह अनुभव मेरे लिए बेहद डरावना था और उसने मुझे भूत प्रेतों की कहानियों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि कभी कभी अंधविश्वास और असली घटनाओं के बीच भी कोई रेखा होती है। जैसे ही सनातन अपनी कहानी समाप्त कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि हम उसके घर के करीब पहुंच गए हैं। सड़क की वीरानी के बावजूद अब मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी कि जल्दी ही हम एक सुरक्षित जगह पर पहुंचेंगे। मैंने सनातन से पूछा, क्या मालतिका की स्थिति में कोई सुधार आया है? सनातन ने उदास होकर कहा, नहीं, अब तक तो नहीं। डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं है। सनातन के घर पहुंचकर मैंने देखा कि वह एक साधारण लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने मुझे अंदर बुलाया और कहा, चलो अंदर आओ, एक कप चाय पियो, फिर आगे की बात करेंगे। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और चारों ओर नजर दौड़ाई। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी जो मुझे असहज कर रही थी। सनातन ने चाय बनाना शुरू किया और मैंने उसके साथ बातें करना शुरू की। उसने कहा, तुम्हें पता है, मालतिका पहले ऐसी नहीं थी। बहुत ही खुशमिजाज और समझदार औरत थी। उसने पिछले कुछ महीनों में वह बिल्कुल बदल गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में आ गई है। चाय पीते समय मैंने सनातन से और भी सवाल पूछे। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी मालतिका को किसी तांत्रिक या ओझा से संपर्क नहीं किया? शायद वे कुछ मदद कर सके। सनातन ने निराशा स्वर में कहा, हाँ, मैंने कई तांत्रिकों और ओझाओं से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उसकी हालत को समझ नहीं सका। सभी ने कहा कि वह एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव है, जिसे हटाना बहुत मुश्किल है। इस दौरान मैंने देखा कि रात के 12 बजने वाले थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा और देखा कि 1 मिनट बाद 12 बज जाएंगे। अचानक सनातन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने एक राक्षसी हंसना शुरू की। मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। मैंने घबरा कर पूछा, सनातन, क्या हो रहा है? लेकिन सनातन अब खुद नहीं था। उसके चेहरे पर एक साफ भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम्हें पता है, यह सिर्फ मालतिका ही नहीं है जो उस बुरी आत्मा के प्रभाव में है। मैं भी उसकी चपेट में आ चुका हूँ। हर रात 12 बजे वह आत्मा मुझ पर कब्जा कर लेती है और मुझे अपने अनुसार काम करवाती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन सनातन ने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तुम भी इस आत्मा के खेल का हिस्सा हो। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने सारी शक्ति जुटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सनातन की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसके बाद ही रात मेरे जीवन में सबसे भयानक रात थी। सनातन ने मुझे किसी तरह के बंधक बना दिया और मुझे उस बुरी आत्मा के सामने पेश कर दिया। मैं उस आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकता था और वह मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं खुद को संभाले रखूं, लेकिन वह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी। पूरी रात संघर्ष करने के बाद सुबह ही पहली किरण के साथ ही वह आत्मा गायब हो गई। सनातन फिर से सामान्य हो गया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तुरंत वहां से भागा और जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंच गया। उस रात के बाद मैंने तय किया कि मैं कभी भी खोजपारा स्टेशन पर नहीं उतरूंगा और उस भयानक अनुभव को अपने जीवन में हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी अंधविश्वास और असली घटनाओं के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। सनातन और मालतिका की कहानी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम समझ नहीं पाते। मित्रों, मेरा नाम जतिन तिवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी का है। उस समय मेरा पिताजी नगर परिषद
उचलपुर में नौकरी करते थे। उन समय उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौड़ खेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का सामान ना होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचों की भड़क थी। रास्ते पर एक ही लाइट थी। नाके पर पहुंच बाद 20-30 मीटर के अंदर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस बड़ा नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरा पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। मेरा पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी है। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए थे कि बस एकदम गायब कैसे हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों ने इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे उन्होंने जो सवारियां देखी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20-30 सवारी मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें तो बस कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हम लोग को बताते हैं।